बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल वहशत ज़दा मोहब्बत बाय H.A. चौधरी। होपफुली कि आप लोगों को ये नावल पसंद आ रहा होगा और ये उस नावल की चौथी एपिसोड है। नहीं, चौथी है या तीसरी, सॉरी ये इसकी तीसरी एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस तीसरी एपिसोड को बगैर किसी देर के और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। खान ने हसन को दुबई में बिज़नेस सेट करवा दिया था। उन दोनों को दुबई भेज के खुद वापस आ गया था। पाशा ने खान को सारी सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन खान खुश नहीं था। पाशा ने समीर के दोस्त को ख़रीद लिया था, जिसकी मदद से रिदा और समीर को दूर दूर करने की कोशिश की। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन मोहब्बत आड़े आ गई थी। सर, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, पाशा ने कहा। खान को इस बात ने जला कर रख दिया था। खबरदार, जो मेरे सामने मोहब्बत का नाम भी लिया तो नफ़रत है मुझे इस लफ्ज़ से। तुमसे कुछ नहीं हो गया पाशा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। खान धाड़ा। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। समीर और रिदा बहुत खुश थे, जबकि खान अंदर ही अंदर कुड़ रहा था। उसे शिद्दत से किसी चीज़ का इंतज़ार था। निकाह को 2 दिन रह गए थे। समीर कहीं बाहर गया हुआ था। जब घर आया तो देखा उसके माँ बाप सामान पैक करने में मसरूफ़ थे। समीर को यह देखकर हैरत का एक झटका लगा। ये पैकिंग क्यों कर रहे हैं आप लोग? समीर ने उनसे पूछा। ओह, आ गए तुम, जल्दी जल्दी से अपनी ज़रूरी चीज़ें समेटो, में निकलना है, उसके वालिद ने समीर को देखकर कहा। लेकिन कहाँ जाना है और क्यों? समीर के चेहरे पर हैरानी टपक रही थी। जितना कहा है उतना करो, बाद में बताएंगे, उसके वालिद ने गुस्से से कहा। ये क्या हो रहा है मामा, प्लीज़ आप ही कुछ बता दें, समीर ने माँ से पूछा। हम कराची के लिए निकल रहे हैं थोड़ी देर में, उसकी माँ ने बैग की जिप बंद करते हुए कहा। क्या, लेकिन क्यों? समीर को कुछ समझ नहीं आ रही थी। बता देंगे सब कुछ ही तो, तुम बस अपना सामान रखो, उसकी माँ ने जवाब दिया। क्या हो गया आप लोगों को? एकदम अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थे, फिर ये अचानक क्या हो गया? समीर को कुछ खटक रहा था। बस हो गया है कुछ, जो कह रहे हैं वो करो, उसके वालिद ने गुस्से से कहा। लेकिन बाबा 2 दिन बाद निकाह है, समीर परेशानी से बोला। भूल जाओ निकाह को, उसका बाप चिल्लाया। समीर को एक ज़बरदस्त शौक लगा। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? समीर हैरानी से बोला। ठीक कह रहा हूँ, उसके बाप के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। लेकिन रिदा, भूल जाओ रिदा को, निकाल दो अपने जहन से उसका नाम, उसका बाप बात काटते हुए बोला। क्या हो गया आप लोगों को, क्यों कर रहे हैं ऐसा? समीर की हालत गैर हो रही थी। समझाओ शहाना बेगम इसे, मैं अकरम साहब की तरफ जा रहा हूँ, ज़रूरी बात करनी है, कुछ मेरे आने तक तैयारी कर लेना। ये कहकर उसका बाप बाहर निकल गया। ये क्या हो रहा है मामा? समीर ने माँ से पूछा। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, हमने मलाइका को खो दिया, तुम्हें खोना नहीं चाहते, उसकी माँ ने दोनों हाथ चेहरे पर रखते हुए कहा। हुआ क्या है माँ? समीर ने माँ का हाथ थामते हुए कहा। तुम्हारे जाने के बाद कुछ खतरनाक लोग घर में घुस आए थे, उनके पास असला था, उसकी माँ ने इतना कहा था कि समीर की आंखें फैल गई। वो धमकी दे के गए, अगर तुमने रिदा से शादी की तो तुम दोनों को मार देंगे, ये कहकर उसकी माँ रोने लगी। कौन थे वो लोग? समीर शशोपंज में मुब्तला था। कोई खान के दुश्मन थे, उसकी माँ ने बताया। तो खान के दुश्मन थे तो हमारे साथ क्या दुश्मनी उनकी? समीर ने पूछा। रिदा के पापा खान की कंपनी के मैनेजर थे, इसलिए उन्होंने कहा है कि खान और सबूर को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसकी माँ ने रोते हुए कहा। लेकिन इन सब में हमारा और बेचारी रिदा का क्या कसूर है? समीर की रोने वाली हालत हुई पड़ी थी। कसूर ये है कि रिदा सबूर की बेटी है, मैं मोहब्बत करता हूँ रिदा से, उसके बगैर नहीं रह सकता, समीर ने नम आंखों के साथ कहा। और हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, उसकी माँ रो रही थी। हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, समीर बोला। कोई फ़ायदा नहीं बेटा, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, हमने भी कहा था, वो कहते शौक से रिपोर्ट दर्ज करवाओ। तुम्हारे बाबा ने सबूर साहब को कॉल करके बता दिया है, माँ ने कहा। क्या? समीर के मुंह से बेख्तियार निकला। लेकिन मामा, खुदा के लिए बेटा, हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, उसकी माँ हाथ बांध कर खड़ी हो गई। समीर ने माँ के हाथ पकड़े, वो सर पकड़ कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू भी जारी थे। वो रिदा के बगैर कैसे जिएगा? उसकी माँ उसकी हालत समझती थी, लेकिन वो उसको खोना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद समीर के वालिद भी आ गए। उनके चेहरे पर परेशानी के वाज़ेह आसार नज़र आ रहे थे। समीर की हालत बहुत बुरी थी, उसे बार बार रिदा की याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि दोनों नहीं जी पाएंगे। समीर बार बार रिदा का नाम ले रहा था, वो उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। एक तरफ रिदा थी और दूसरी तरफ वालदैन, वो दोनों को नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार वालदैन के सामने मोहब्बत हार गई और कुछ देर बाद वो जाने के लिए तैयार थे। समीर की आंखें नम थी, उसने नंबर भी बंद कर दिया था। इधर रिदा के वालिद ने जब ये सुना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो वहीं गिर गए। उनकी इज्जत थी, बाहर निकाह में 2 दिन रह गए थे, सब लोगों को दावत दे दी गई थी। ऐसे में समीर के घर वालों की तरफ से ये रवैया सबसे ज़्यादा उन्हें
रिदा का दुख था। उनका अस्पताल ले जाया गया। 2 घंटे बाद होश आया तो रिदा उनके पास बैठी रो रही थी। उन्होंने हाथ उठाकर उनके सर पर रखा। रिदा ने उनका हाथ पकड़ा। क्या हो गया आपको पापा? रिदा रोते हुए बोली। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन उठा नहीं गया। आखिर थोड़ी देर बाद वो बोलने के काबिल हुए। उनकी आवाज़ में कमज़ोरी थी। उन्होंने हिम्मत करके रिदा को बताया कि समीर के वालिद ने निकाह से इनकार कर दिया और कहा ये शादी नहीं हो सकती। रिदा के लिए वो लम्हे क़यामत से कम नहीं थे। उसके दिल में दर्द की शदीद लहर उठी। वो टूट गई थी, लेकिन सामने पापा की हालत देखकर खुद पे काबू पाया और उनको हौसला देने लगी। डॉक्टर ने रात अस्पताल में रुकने का ही कहा था, क्योंकि किसी भी वक्त हालत बिगड़ सकती थी। उनको हार्ट अटैक आया था सदमे की वजह से, लेकिन बर वक्त अस्पताल आने की वजह से उनकी जान बच गई थी। रिदा घर आकर कमरे में जाकर ज़ोर ज़ोर से इतना रोई कि उसकी आवाज़ से पूरा घर गूंज रहा था। समीर ने अच्छा नहीं किया। वो उसको बुरा भला कह रही थी। समीर के वालिद ने असल बात नहीं बताई थी, बल्कि सिर्फ इतना कहा था कि खान की वजह से हम ये शादी नहीं कर सकते और हमसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। हालांकि ये बात उनको पहले भी पता थी कि वो खान की कंपनी में जॉब करते थे। रिदा को समीर पर बहुत गुस्सा था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, चीज़ें तोड़ रही थी। वो अंदर से टूट चुकी थी। रो रो कर उसने अपनी हालत तबाह कर ली थी। समीर और उसके वालिदैन पहली फ़्लाइट से कराची पहुंच चुके थे। कुछ दिन बाद उनकी कनाडा के लिए फ़्लाइट थी। वो मुल्क छोड़ के जा रहे थे। समीर की हालत भी रिदा की तरह थी। उसे बेचैनी थी। खाना पीना भूल चुका था। बस हर तरफ रिदा ही रिदा नज़र आ रही थी। वो बेचैनी के आलम में घर से निकला और एक दरगाह पर पहुंचा। उसने किसी से सुना था कि जब दिल को सुकून न मिले तो अल्लाह के किसी वली के दरबार पर जाओ, वहाँ सुकून ही सुकून है। मस्जिद में जाओ, दुआ करो, अल्लाह सुनने वाला है। न जाने कितने लोग अपनी मन्नतें के लिए वहाँ खड़े थे। समीर कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर हाथ उठाकर दुआ मांगने लग गया। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। दुआ से फारिग होकर वो वहीं एक साइड पर बैठ गया। सोचों में गुम बस रो रहा था। हारे हुए लगते हो, करीब से एक आवाज़ गूंजी। समीर ने आंखें खोली और देखा तो करीब एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पे हालत की तलखियाँ, आवाज़ नरम। वो बड़ी शफकत से समीर से पूछ रहे थे। टूट गया हूँ बाबा जी, समीर ने कहा और दीवार से सर लगाकर सामने देखने लग गया। मोहब्बत में नाकामी हुई है क्या? क्यों? मर्द जब भी रोया है मोहब्बत में ही रोया। औरत के अलावा कोई चीज़ उसको नहीं रुला सकती, बुजुर्ग नरमी से बोल रहा था। नाकाम नहीं हुआ बाबा जी, छोड़ आया हूँ मोहब्बत, समीर ने कहा। फिर क्यों रो रहे हो? ये तो बहुत हिम्मत का काम है। तुम्हें तो फ़ख्र होना चाहिए कि तुम मोहब्बत छोड़ आए हो, वरना ये तो जान लेके ही छोड़ती है, बुजुर्ग बोले। यही तो मसला है, मोहब्बत पीछा नहीं छोड़ती। जितना दूर भागता हूँ उतना करीब आ जाती है। बच्चे, मोहब्बत से भागा नहीं जाता, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। जो मोहब्बत से भागते हैं वो बुज़दिल होते हैं। बाबा जी, आपको क्या पता मोहब्बत क्या है? आपने कभी मोहब्बत की है? समीर ने बुज़ुर्ग से कहा। बुज़ुर्ग हल्का सा मुस्कुराए। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये बड़ी लाडली होती है। ये बस लाड उठवाना जानती है। जो इसकी उंगली पकड़ लेता है ना, ये ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेती है। ये दिल को मोह लेती है। उसके लाड बड़े अनोखे होते हैं। ये पूरी पूरी रात रुलाकर सुकून की नींद सुला देने में माहिर है। ये इंसान के अंदर की मैं को धक्के देकर बाहर फेंक देती है। उसे इंसान का दिल ही नहीं, उसे इंसान का आर्जी वजूद से लेकर रूह तक का कब्ज़ा चाहिए होता है। ये पहले अना को मारकर गुस्से की तरफ आती है। मोहब्बत की गुस्से से बनती नहीं है, इसीलिए ये गुस्से की जगह आंखों में आंसुओं भरकर आजिज़ी से झुका देती है। कोई इसका हाथ छोड़कर भागने की कोशिश करे तो ये इसको जकड़ कर बांध देती है और भागने वालों से नींद छीन लेती है। ये तोड़कर जोड़ती है और जोड़कर तोड़ती है। इसका पसंदीदा मशगला है जो इसे बहुत पसंद है। जो इसके मशगले को समझ आता है ना, वो हर वक्त तो ही तो की सदा लगाता रहता है। ये फिर उसको रब के सामने जाकर खड़ा कर देती है, ताकि रब जो मोहब्बत का सबसे अनोखा रूप है वो तामीर कर सके। ऐसा तामीर के कोई दुनिया की ताकत उसे तोड़ ना सके। ये मोहब्बत का अनोखा लाड होता है, इसीलिए मोहब्बत से ज़िद ना करें। मोहब्बत पर बिस्मिल्लाह कहें। बिस्मिल्लाह कहना ही तो मोहब्बत है। मेरे मन में इतना अंधेरा छाया रहा, मुझे मोहब्बत ने इतना रुलाया, मुझे अल्लाह कहना आ गया। बुजुर्ग की बातें समीर के दिल पर असर कर रही थी। लेकिन बाबा जी, अगर मोहब्बत खुद भागने पर मजबूर करे तो? समीर ने पूछा। मोहब्बत कभी भी हाथ नहीं छोड़ती मेरे बच्चे। मोहब्बत बस इम्तिहान लेती है। वो तुम्हारी साबित कदमी देखना चाहती है कि तुम मोहब्बत पर किस हद तक कायम हो। बाबा जी ने जवाब दिया। लेकिन मैं तो एक तलखी पर भाग आया, समीर बोला। तुम बुज़दिल हो, इसीलिए तो नाकाम हो गया। अगर साबित कदम रहते तो आज मोहब्बत तुम पर फ़ख्र होता, बाबा जी ने कहा। लेकिन बाबा जी, अगर दो मोहब्बतें एक साथ खड़ी हो जाए तो इंसान उसी तरफ जाएगा जिसमें ज़्यादा ताकत होगी।
मोहब्बत कायल करना जानती है। मोहब्बत में समझौता ही तो होता है। मोहब्बत अपना असर छोड़ती है। अगर तुम छोड़ आए होते तो आज यहाँ बैठे रो न रहे होते। इसका मतलब है इस मोहब्बत में भी दम था। तुम्हें इसका सामना करना चाहिए था, ना कि बुज़दिलों की तरह भागना। बाबा जी बोले ही जा रहे थे जबकि एक एक लफ्ज़ समीर के दिल पर असर कर रहा था। अब मैं क्या करूँ बाबा जी? समीर ने पूछा। कुछ नहीं, तुमने मोहब्बत को शर्मिंदा किया, उसके इम्तिहान में फ़ेल हो गए। वो मायूस हो जाएगी, तुम ढूंढना चाहोगे लेकिन तब तक दूर जा चुकी होगी। बाबा जी चुप हुए। खुदा के लिए बाबा जी, कोई तो रास्ता होगा ही। समीर के लहजे में इल्तिजा थी। वैसे मोहब्बत मौका नहीं देती, लेकिन कभी कभार मोहब्बत दूसरा मौका देती है। जाओ, उसका इंतज़ार करो, रब से दुआ करो। तुम्हारी नीयत सच्ची हुई तो मोहब्बत तुम्हें फिर आवाज़ देगी, तब देर मत करना। ये कहते हुए बाबा जी उठे और एक तरफ से बाहर निकाल गए, जबकि समीर बेबस नज़रों से उन्हें जाता हुआ देख रहा था। खान सबूर साहब की हालत का पता चला तो अस्पताल पहुंच गया। खान साहब आप। सबूर साहब ने उठने की कोशिश की। लेटे रहिए सबूर साहब आप। खान ने उनके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। आपकी तबीयत का मालूम हुआ तो चला आया। खान करीब बैठते हुए बोला। बस सर। सबूर साहब ने लंबी हाँ भरी। क्या हुआ सबूर साहब, सब खैरियत तो है ना? खान हमदर्दी से पूछ रहा था। बस तकदीर ने कोई बदला लिया है मुझसे खान साहब। सबूर साहब की आवाज़ मरी हुई थी। क्या हुआ सबूर साहब, इतने परेशान क्यों हैं? खान ने तफसीश से पूछा। आपकी कंपनी में जॉब करना ही महंगा पड़ गया खान साहब। खान की आंखें सुकड़ी। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे खुलकर बताइए, क्या हुआ, कोई मसला है क्या? खान की आवाज़ में इस दफ़ा जोश था। रिदा के वालिद ने खान को पूरी बात बताई कि किस तरह खान का नाम मेरी बेटी की बर्बादी का सबब बन गया। ये बात सच थी। सबूर साहब एक ईमानदार आदमी थे। उन्होंने बिज़नेस को बहुत तरक्की दी थी। वो खान का लीगल बिज़नेस था जो दुनिया के सामने था, इसलिए सबूर साहब वहाँ जॉब करते थे। उन्हें खान की दूसरी दुनिया से कोई गर्ज नहीं थी। खान उनकी इज्जत करता था। सबकी निस्बत उनसे खान का रवैया ही अक्सर मुख्तलिफ था, क्योंकि वो अपने काम से काम रखने वाले इंसान थे और उनकी वजह से खान की कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ था। खान ने सारी बात सुनी तो उसकी आंखें फैल गई। उनमें अजब सी चमक थी, जैसे कुछ मिल गया हो। ओह, तो ये बात है। ये तो उनको पहले ही पता था कि आप मेरी कंपनी के मैनेजर हैं, तो फिर अचानक ऐसा क्यों किया? मुझे तो वो लोग ही ठीक नहीं लग रहे। खान ने कहा। ऐसे तो नहीं थे, उन्हें किसी ने डराया ही ना हो। रिदा के वालिद ने शक जाहिर किया। इतनी जुर्रत किसमें है जो ऐसे खान का नाम भी ले? और दुश्मनी होती तो मुझसे होती, आपसे नहीं। खान ने सख्ती से कहा। मुझे तो लगता है उन्होंने कोई पुरानी दुश्मनी निभाई है आपसे, जो इस तरह आपकी इज्जत का जनाजा निकाला है। खान एक बार फिर बोला। मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती उनको? उनकी आवाज़ में दुख था। सबूर साहब, लोगों का कुछ पता नहीं चलता, आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खान ने कहा। परसों निकाह था, सब लोगों को कहा जा चुका था। मेरी इज्जत थी बाहर, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और मेरी बच्ची। ये कहकर वो रोने लगे। आप हुक्म करें सबूर साहब, उनको लाके आपके कदमों में डाल देता हूँ। खान गुस्से से बोला। नहीं खान साहब, ये जो चंद सांस बची हुई है ये भी ख़त्म हो जाएगी, सबूर साहब ने मरी हुई आवाज़ में कहा। खान चुप रहा। एक लम्हे पर एकदम खिल उठा। सबूर साहब, अगर खान की वजह से आपकी इज़्ज़त पर हर्फ आया तो खान आपकी इज़्ज़त बचाएगा। मैं करूँगी आपकी बेटी से शादी। खान की आवाज़ में एक शैतानी थी। सबूर साहब की आंखें हैरत से खुली। वो जानते थे खान कैसा इंसान है, लेकिन यहाँ मामला इज़्ज़त का था और खान ने उनके साथ कभी कोई ऊंच नीच नहीं की थी। आप। वो बस इतना ही बोल पाए थे। खान को बहुत अच्छा मौका मिल रहा था, वो ज़ाया नहीं करना चाहता था। कुछ देर समझाने के बाद आखिर खान उनको कायल करने में राज़ी हो गया। सबूर साहब के पास और कोई रास्ता नहीं था। खान का नाम एक बार लग चुका था, अब ये बदनामी चलनी थी। उनके पास कोई और चारा नहीं था। सबूर साहब ने रिदा से पूछने के बाद फैसला करने का कहा। खान ने इजाज़त ली। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने बात ही ऐसी सुना दी थी कि उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। शाम को रिदा अस्पताल गई तो उसके बाप ने रिदा से बात की। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? रिदा एकदम चीखी। बेटा, समीर के घर वालों ने जो हमारे साथ किया है, इसके बाद क्या इज्जत बचेगी मेरी? लेकिन पापा, मैं उस शख्स के साथ शादी का सोच भी नहीं सकती, रिदा नफ़रत भरी आवाज़ में बोली। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसके बाप ने सारी बात रिदा को बताई कि किस तरह उन्होंने खान का कह के ये रिश्ता ठुकराया है। देखो बेटा, खान खुद चल कर आया। उसने कहा है कि अगर मेरी वजह से ये मामला हुआ है तो मैं ही आपकी इज़्ज़त का रखवाला बनूंगा। अब तुम पे ही है सब कुछ। सबूर साहब के लहजे में इल्तिजा थी। रिदा समझ सकती थी उनकी हालत, लेकिन वो खान से शादी नहीं कर सकती थी। उसकी शक्ल से ही नफ़रत थी। अचानक उसको ख्याल आया कि ये सब खान की चाल ही ना हो, क्योंकि समीर ऐसा नहीं कर सकता था। वो तो मोहब्बत करता था उससे। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि एक बार फिर उसके बाप की आवाज़ गूंजी। बेटा, मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है।
अच्छी तरह सोच लो, कल का दिन है, बाकी है। ये कहकर वो खामोश हो गए और आंखें बंद करके लेट गए। रिदा ने अपने आंसू साफ किए और बाहर निकल आई। बाहर अंधेरा छा रहा था। उसने टैक्सी रोकी और खान के घर जाने का कहा। आधे घंटे बाद वो खान के घर थी। उसे 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा था। रात हो गई थी। वो बजाय घर आने के खान के घर चली आई थी। कुछ देर बाद खान निकला। वो लॉन में खड़ी थी। खान को देखते ही उसकी आंखों में नफरत उतर आई थी। आइए आइए, खुश आमदीद, आखिर नहीं रह सकी, आ ही गई, खान ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। पाशा भी उसके साथ ही था। मुझे बात करनी है कुछ, रिदा नफरत से बोली। खान ने पाशा की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ा था। सुना नहीं तुमने? तुम्हारी होने वाली भाभी ने बात करनी है, जाओ यहाँ से, खान ने पाशा से कहा जो सुनकर वहाँ से चला गया। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई पापा से बात करने की मेरे बारे में, रिदा गुस्से से चिल्लाई। खान ने एक कहका लगाया। बेचारे मजबूर थे, उनकी मजबूरी दूर की है, खान शैतानी मुस्कुराहट से बोला। बकवास कर रहे हो तुम, ये ज़रूर कोई तुम्हारी चाल है। रिदा को समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोल रही है। तुम्हारे आशिक ने तो तुम लोगों की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, उसे कुछ नहीं कहा। मैं तो इज्जत दे रहा हूँ, बचा रहा हूँ, तुम मुझे ही कह रही हो, खान तल्खी से बोला। तुम घटिया हो, तुम जैसे इंसान को क्या पता इज्जत क्या होती है, रिदा चीख रही थी। अपने होने वाले शौहर से कोई ऐसा नहीं कहते मेरी जान। खान का लहजा अजीब था। खबरदार जो कभी मुझे आइंदा ऐसा कहने की कोशिश की। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, नफ़रत। तुमने ये सोच भी कैसे लिया मैं तुमसे शादी करूँगी? मैं मर जाऊँगी पर शादी नहीं करूँगी, रिदा गुस्से से बोली। तुम करोगी, ज़रूर करोगी, और कोई रास्ता ही नहीं है तुम्हारे पास। और कौन किससे कितनी नफ़रत करता है ये तो वक्त बताएगा, खान एकदम करीब आते हुए गुस्से से बोला। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मौत को गले लगा लूँगी पर तुमसे शादी नहीं करूँगी, रिदा चीखी। तुम क्या समझती हो लड़की, खान कुछ नहीं कर सकता। यहाँ रात के अंधेरे में तुम खान के पास आई हो, इस बात का क्या मतलब निकलता है? तुम्हें पता है कुछ लोग क्या कहेंगे? अगर बात फैली और तुम्हारे बाप को पता चली तो क्या वो जिंदा रहेगा? खान वहशत से बोला। तुम घटिया तो थे लेकिन इस हद तक गिरे हुए हो सकते हो मालूम नहीं था, रिदा रोने लग गई थी। जाओ लड़की, घर जाओ, खान छीन भी सकता है लेकिन तुम्हें इज्जत से निकाह करके घर लेके आऊँगा। खान घर जा और अंदर चला गया। रिदा खड़ी रोती रही और खान के मरने की दुआ कर रही थी। अंदर से पाशा आया और उसने रिदा को घर छोड़ने का कहा, लेकिन रिदा बगैर कुछ बोले बाहर निकल गई। घर आकर वो सारी रात सोचती रही। उसने खुदकुशी का भी सोचा लेकिन अपने पापा का ख्याल आ जाता। वो मजबूर हो चुकी थी। इधर समीर सारी रात सोचता रहा कि क्या करे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सारी रात दुआएं करता रहा, रोता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। सुबह दोबारा बाबा जी के पास जाने का फ़ैसला किया। कुछ खाए पिए बगैर वो दरगाह पहुंचा। कुछ देर तलाश करने के बाद वहीं बुजुर्ग के कोने में बैठे नजर आए। समीर जल्दी जल्दी उनके पास गया, सलाम किया। उन्होंने आंखें खोल के समीर की तरफ देखा और सलाम का जवाब दिया। समीर उनके करीब ही बैठ गया। बेचैन लग रहे हो बच्चे, बाबा जी बोले। चैन कैसे मिले बाबा जी, एक लम्हा भी याद से गाफिल नहीं हो पाता, तड़पाती रहती है, समीर खस्ता आवाज़ में बोला। पुत्र, मोहब्बत बहुत अजीब है, ये महबूब की याद से गाफिल नहीं होने देती, ये बेकरार रखेगी। लेकिन तुम तो भागे हो, तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकती है? क्या करूं बाबा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, समीर बेबसी से बोला। भागना छोड़ दो, बाबा जी ने कहा। मैं उलझ गया हूँ बाबा जी, मोहब्बत सोच के नहीं की जाती, बस की जाती है। वो तुम्हें उलझाएगी, तुम्हें डराएगी, धमकाएगी, लेकिन छोड़ेगी नहीं। तुमने क्यों छोड़ दिया पुत्र? मजबूर था, बेबस हो गया था। तो फिर सब्र करो। मैंने बहुत दुख दिया उसे, पता नहीं किस हाल में होगी, वो कोस रही होगी मुझे या मर गई होगी। समीर की आंखें नम थी। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानती, ना यकीन करती है। वो मरते दम तक तुम्हारा इंतज़ार करेगी। मोहब्बत हिसाब लिए बगैर नहीं छोड़ती बच्चे। जाओ, लौट के जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, उसे बचा लो, वरना ये मोहब्बत सारी उम्र तुम्हें डसती रहेगी। कहते हैं यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, सबकी मुरादें पूरी होती हैं, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, मेरे दिल की मुराद भी पूरी हो जाए। क्या ऐसा ही बाबा जी, आप यहाँ हैं, क्या आपकी मन्नतें भी पूरी हुई हैं? पुत्र, जज्बे अगर सच्चे हों तो हर मुराद हासिल बन जाती है। अटल यकीन की ज़रूरत होती है। तुमने सुना तो होगा ही कि मन्नतें पूरी हो ना हो, दर नहीं बदले जाते, बाबा जी ने जवाब दिया। लेकिन अगर मेरे लौटने तक मोहब्बत मर चुकी हुई तो बाबा जी, समीर ने बुजुर्ग से पूछा। मोहब्बत कभी नहीं मरती पुत्र, लेकिन मैं बताए बगैर चला आया था, उसे मैंने तन्हा छोड़ दिया, उसको बजाय साथ देने के डर कर भाग आया। कैसे मुझे माफ़ करेगी? समीर रो पड़ा था। करेगी, तुम्हें देख के खुश होगी कि लौट आए। उसे कहना बहक गया था लेकिन संभल गया। फिर मैं सामना नहीं कर पाऊँगा बाबा जी, नहीं कर पाऊँगा, समीर ने टूटी आवाज़ में कहा। हिम्मत से काम लो बच्चे, क्या पता वो तुम्हारी मुंतज़िर हो, तुम्हारी राह में आंखें बिछा के बैठी हो।
एक तरफ माँ बाप है, एक तरफ मोहब्बत, किसको चुने, किसको भी खोना नहीं चाहता। किसको छोड़ सकते हो? बाबा जी ने पूछा। किसी को भी नहीं, मैं उलझ गया हूँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ? समीर बोला। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, मोहब्बत में गैर की राय लेना हराम है। अपने आप से पूछो, खुद से फैसला करो। तुम्हारा दिल तुम्हें बहकाएगा, लेकिन पुत्र दिल के इस कोने की आवाज़ सुनना, यहाँ मोहब्बत पली हुई है। तुम्हारा दिल ही तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। समीर रात सोचता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। जब भी आंखें बंद करने की कोशिश की है, उसी का चेहरा मेरे सामने आया है। ऐसा लगता है जैसे मुझे गिरेबान से पकड़ के झंझोड़ रही है कि मैंने क्यों किया उसके साथ ऐसा। समीर की आंखों में आंसू थे। दिमाग मुश्किल फ़ैसले नहीं करता बच्चे, दिल से सोचो, वो तुम्हें राह दिखाएगा। जाओ एक बार दिल की मानो। बाबा जी चुप हुए। समीर थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उठ के जाने लगा तो बाबा जी बोले, माँ बाप की मोहब्बत बहुत मज़बूत होती है, मौका दे देगी, लेकिन वो मोहब्बत चली गई तो वापस नहीं आएगी। ये कहकर बुज़ुर्ग अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। समीर वहाँ से घर गया और कमरे में जाके बैठ गया। उसकी माँ सख्त परेशान थी, क्योंकि वो सहमी तरह से खा पी भी नहीं रहा था, ना सोता था, ना सही तरह से बात करता था, बस हर वक्त गमज़दा रहता था। उसका मोबाइल उसके बाप ने पहले ही ले लिया था ताकि वो रिदा से रब्ता करने की कोशिश ना कर सके। उसकी माँ खाना लेकर उसके कमरे में आई, वो तब रो रहा था। उसने माँ को देखकर जल्दी जल्दी आंखें साफ की। उसकी माँ उसके करीब आकर बैठ गई। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? उसकी माँ फिक्रमंदी से बोली। वो चुप बैठा रहा। देखो समीर, रिदा के अलावा भी तुम्हारी दुनिया है, इसके बाहर क्यों नहीं निकल आते? कैसे निकल आऊँ? बाहर मोहब्बत करता हूँ, उससे कल निकाह था मेरा, पता नहीं उसको पाने के लिए कितनी दुआएं मांगी थी, और जब उसका वक्त आया तो मैं एक धमकी से डर के भाग आया। क्या यही मोहब्बत थी? समीर एकदम फूट पड़ा। उसकी माँ उसकी हालत समझती थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। कितने दावे किए थे मैंने, कितने वादे किए थे कि कभी भी किसी मोड़ पे तन्हा नहीं छोड़ूंगा उसे। क्या सोचती होगी मेरे बारे में वो? समीर माँ के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ा। हमारा कोई ख्याल नहीं है तुम्हें, हमारे पास अब बचा ही क्या? पहले तुम्हारी बहन ने खुदकुशी कर ली, अभी वो ज़ख्म भरा नहीं था, ऊपर से ये। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? हम बूढ़े हो गए हैं और कुछ सहने की हिम्मत नहीं है हमें। क्यों जीते जी मारना चाहते हो हमें? उसकी माँ ने रोते हुए कहा। मर तो मैं रहा हूँ हर पल, बेचारी रिदा का क्या कसूर था इसमें? किसी का कसूर नहीं होता, बस तकदीर हमसे वो सब करवाती है जो हम करना नहीं चाहते। माँ समझा रही थी अपने बेटे को। अच्छा छोड़ो, थोड़ा खाना खा लो, कल से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, समीर बोला। ऐसे नहीं करते बेटा, खाने से क्या दुश्मनी? उसकी माँ प्यार से कह रही थी। नहीं खाना मुझे, अपनी माँ का कहा भी नहीं मानोगे? उसकी माँ ने नवाला उसकी तरफ बढ़ाया था। रिदा भी सारी रात नहीं सो सकी थी, रोती रही। उसे जिस मोहब्बत पर गरूर था, आज उसी मोहब्बत ने उसे ऊंचाई से इतना ज़ोर से धक्का दिया था कि वो टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। पता नहीं उसकी सांसें कैसे चल रही थी। समीर से नफ़रत हो रही थी उसको। उसके साथ उसे ज़िंदगी हसीन लगने लगी थी। उससे बात करके खुशी मिलती थी, एक नई तर्ज़ की ज़िंदगी जीने लगी थी। लेकिन समीर उसे ज़िंदगी के रंगीन ख्वाब दिखा के छोड़ गया था। पहले मलाइका के बिछड़ने का दुख, अब समीर। ऐसे लग रहा था जैसे तकदीर उसके साथ कोई खेल खेल रही है, और ये सब खान की वजह से हो रहा था। और उसी खान से शादी करनी थी जिसके नाम से भी नफ़रत थी। आज उसे माँ बहुत याद आ रही थी। अगर आज माँ जिंदा होती तो कम से कम उनकी गोद में सर रख के रो तो लेती। वो खुद से बातें कर रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं, किधर जाऊं? उसे मरने के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उसका बाप था। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, एक तरफ मौत और दूसरी तरफ खान। वो सोचने लग गई। 2 घंटे मुसलसल सोचने के बाद उसने समीर को आखिरी बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद था। उसने समीर के लिए मैसेज छोड़ा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी समीर, कभी भी नहीं। मर गई आज रिदा, तुम्हारे लिए अब कभी लौट के मत आना। मेरे लिए, मेरी बर्बादी के ज़िम्मेदार हो तुम। उसने मैसेज सेंड किया और मोबाइल ज़ोर से फर्श पर दे मारा और एक रॉड से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद वो सीधी अस्पताल गई। उसके पापा जाग रहे थे। रिदा उनके पास जाकर बैठ गई। कैसी तबीयत है बाबा? रिदा ने पूछा। अच्छी है, डॉक्टर ने कहा शाम तक घर जा सकता हूँ। सबूर साहब बोले। ये तो अच्छी बात है। रिदा मुस्कुराए। फिर 2-4 इधर उधर की बातें हुई। बाबा, मैं तैयार हूँ खान से शादी करने के लिए। कुछ देर बाद रिदा बोली। सबूर साहब की आंखें एकदम खुली। फिर सोच लो बेटा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, उन्होंने रिदा का हाथ थामते हुए कहा। सोच लिया है, मुझे आपकी इज्जत से कुछ ज़्यादा अजीज़ नहीं है, रिदा ने कहा और उनके सीने पर सर रख के रोने लगी। मुझे फ़ख्र है तुम पर बेटा, उन्होंने रिदा के हाथ पर सर पर हाथ फेरते हुए कहा।
सर एक गुड न्यूज़ है, पाशा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। पाशा तुमसे उम्मीद तो नहीं की जा सकती, क्यों तुम्हारी शक्ल गुड न्यूज़ वाली है ही नहीं, खान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। नहीं सर, ये न्यूज़ सुनेंगे तो आप मेरा मुंह चूम लेंगे, पाशा जोश से बोला। अगर अच्छी खबर ना हुई तो मैं यही मुंह तोड़ भी दूंगा, खान ने पाशा को देखते हुए कहा। इसकी नौबत नहीं आएगी सर, पाशा बोला। अच्छा बताओ। सर सबूर साहब की कॉल आई थी, उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी और कहा है कल ही निकाह होगा, पाशा खुशी से बोला। खान एकदम खिल गया, उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वाह पाशा वाह, खुश कर दिया, इधर आ, खान खुशी से बोला। पाशा करीब आया तो खान ने उसका माथा चूमा। पाशा खुश हो गया, पाशा को आज बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था, अब आएगा मज़ा, खान ने कहका लगाया। पाशा मिठाई बांट दो, आज सबकी मुरादें पूरी कर दो, सब मुलाजमों से पूछो जिसको जो चाहिए दे दो। जी सर, खान जब भी खुश होता था तो घर में मौजूद हर शख्स जो मांगता मिल जाता। इधर समीर गम से बेहाल पड़ा हुआ था, वो रिदा को खोना नहीं चाहता था। उसके जहन में ख्याल आया, वो उठा तब घर में सिर्फ माँ थी जो किचन में थी। वो उनके कमरे में गया और मोबाइल ढूंढने लग गया। कुछ देर बाद दराज से मोबाइल मिल गया, उसने जल्दी जल्दी ऑन किया। ऑन करते उसे रिदा का मैसेज मिला। उसने जब देखा तो उसका दिल ज़ोर से धड़का। उसने जल्दी जल्दी रिदा का नंबर डायल किया, लेकिन रब्ता मुमकिन नहीं हुआ। होता भी कैसे, वो मोबाइल तोड़ चुकी थी। उसने कुछ देर सोचा और अचानक बोला, नहीं मैं आ रहा हूँ रिदा, तुम्हें लेने। ये कहकर समीर जल्दी से कमरे से निकला और सीधा किचन में गया। यहाँ उसकी माँ खाना बनाने में मसरूफ़ थी। मामा मैं सुहेब की तरफ जा रहा हूँ, हो सकता है रात उधर ही रुक जाओ, समीर ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। उसकी माँ ने आवाज़ सुनी तो पढ़ कर देखा। अच्छा चले जाना, पर खाना खा लो। नहीं भूख नहीं है, वहाँ से कुछ खा लूँगा, समीर ये कहकर जल्दी से बाहर निकल गया। अरे सुनो तो, उसकी माँ कहती हुई पीछे गई, लेकिन तब तक वो जा चुका था। क्या हो गया इस लड़के को अचानक, उसकी माँ को हैरत हुई, क्योंकि अचानक सुहेब की तरफ जाने का कैसे ख्याल आया। और दूसरी तरफ वो सोच रही थी कि अच्छा ही है, बाहर निकलेगा, थोड़ा ध्यान बटेगा। वो फिर किचन में काम में मशगूल हो गई। समीर वहाँ से सीधा सुहेब के घर गया। सुहेब उसका बचपन का दोस्त था, बचपन में इकट्ठे खेले, इकट्ठे पढ़े, फिर वो कराची शिफ्ट हो गए थे। आज काफ़ी देर बाद वो मिल रहे थे। खुशकिस्मती से वो घर ही था। समीर को देखकर सुहेब की खुशी की इंतहा नहीं रही। वो गर्मजोशी से समीर को मिला। रस्मी गुफ्तगू के बाद वो समीर को अंदर ले आया। क्या हुआ समीर, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए? सुहेब ने उसके चेहरे का बगौर जायज़ा लेते हुए पूछा। सुहेब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, समीर ने परेशानी के आलम में जल्दी जल्दी कहा। सुहेब समझ गया उसे कोई परेशानी, इसीलिए इस कदर घबराया हुआ है। रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आता हूँ, फिर बात करते हैं, समीर की हालत देखते हुए सुहेब ने कहा। यह कहकर वो चला गया और थोड़ी देर बाद उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। लो, सुहेब ने समीर के पास बैठते हुए कहा। समीर ने गिलास पकड़ा और एक घूंट पीकर गिलास वहीं रख दिया। अब बताओ क्या बात है, सुहेब ने पूछा। समीर ने गहरा सांस लिया और सारी बात तफसील से ज़ोहेब को बताई। ओह, ज़ोहेब ने तफसील सुनने के बाद कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ यार, मैं रिदा को ऐसे नहीं छोड़ सकता, कुछ करना होगा। समीर परेशान था। मैं समझ सकता हूँ, बताओ मैं किस तरह तुम्हारे काम आ सकता हूँ, ज़ोहेब ने पूछा। मुझे वापस जाना होगा, मैं रिदा को लेकर आ जाऊँगा, घर तुम्हारा बता के आया हूँ, तुम बस घर वालों को संभाल लेना, समीर ने ज़ोहेब से कहा। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं क्या कहूँगा अगर वो घर आ गए तो, ज़ोहेब फिक्रमंद होते हुए बोला। मुझे कुछ नहीं पता, तुम जैसे तैसे करके संभाल लेना बस। समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन तुम्हारी जान को ख़तरा हो सकता है, जैसे तुमने बताया कि वो ख़तरनाक लोग थे, ज़ोहेब बोला। मुझे डर नहीं है उनका, मुझे बस रिदा की फ़िक्र है, जाने किस हाल में होगी वो, उसे ज़रूरत है मेरी। फिर भी मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी चलता हूँ साथ, ज़ोहेब ने समीर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। नहीं यार, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल सकता, और वैसे भी घर वाले हैं यहाँ, उनको कौन संभालेगा, समीर ने कहा। फिर सोच लो जो तुम करने जा रहे हो क्या वो ठीक है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे अंकल आंटी का क्या होगा? ज़ोहेब समझ रहा था, यार मनहूस बातें क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं होगा मुझे, समीर ने गुस्से से कहा। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और खान, अगर भाभी नाराज़ हुई और आने के लिए राज़ी ना हुई तो? मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है यार, मैं मना लूँगा उसे, मुझे देखेगी तो सब कुछ भूल जाएगी, समीर एतमाद के साथ कह रहा था। और तुम्हारे पेरेंट्स, क्या वो भाभी को कबूल कर लेंगे? पहले ही इतने डरे हुए हैं, ज़ोहेब ने कहा। वो मान जाएंगे, वैसे भी हमने कनाडा चले जाना है, समीर ने कहा। ज़ोहेब ने सर हिलाया। फिर इधर उधर की बातें होने लगी। समीर ने बताया कि थोड़ी देर में वो निकलेगा। अच्छा यार, रेहान भी आया हुआ है, यहाँ मुझे मिला था कुछ दिन पहले, ज़ोहेब ने बताया। तो समीर ने एकदम आंखें फाड़ के उसे देखा। क्या? कहाँ है वो? समीर ने गुस्से से कहा। क्या हुआ, तुम इतने सीख पा क्यों हो रहे हो? ज़ोहेब ने हैरानगी से पूछा। मुझे पता बता दो उस कमीने का एक बार, समीर मुसलसल गुस्से में था। रेहान उसका वही दोस्त था जिसने रिदा को तस्वीरें भेजी थी।
हुआ क्या यार, उसका नाम सुनकर इस कदर गुस्से में क्यों आ गए हो? ज़ोहैब ने पूछा। समीर ने उसे सारी बात बताई। बहुत घटिया हरकत की है फिर तो उसने। ज़ोहैब को भी ये बात सुनकर गुस्सा आया था। तुम्हें एड्रेस मालूम है उसका? समीर ने ज़ोहैब से पूछा। नहीं यार, एड्रेस तो नहीं मालूम, मैंने पूछा था लेकिन उसने कुछ खास बताया नहीं। लेकिन उसने बताया था एक बैंक में उसकी जॉब हुई है, इसलिए कराची आया हुआ है, ज़ोहैब ने बताया। तुम्हें बैंक का पता है? समीर ने पूछा। हाँ पता है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ज़ोहैब ने तफसील से पूछा। हिसाब लेना है उससे, हो सकता है कहीं ये हरकत भी उसने ना की हो। तुम खुद सोचो, जो हमें अलग करने के लिए इस हद तक जा सकता है वो ऐसा भी तो कर ही सकता है, समीर ने ज़ोहैब को समझाते हुए कहा। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन वो आदमी जो घर आए थे वो तो खान के दुश्मन बता रहे थे। किराए के गुंडे होंगे, खान के नाम की चाल चली है क्योंकि वो ताकतवर है, ख़तरनाक है, इसलिए उससे कोई भी डर सकता है। समीर के लिए उम्मीद की किरण जागी थी और साथ में रेहान के लिए नफ़रत भी बढ़ गई थी। हो सकता है, ज़ोहैब सोचते हुए बोला। चलो चलते हैं, उससे पूछते हैं, समीर तैयार होते हुए बोला। ज़ोहैब उसको इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए जाने के लिए तैयार हो गया। समीर ने जाते हुए ज़ोहैब से पिस्तौल भी लेके रख ली थी। ज़ोहैब ने बहुत रोका कि ये ख़तरनाक हो सकता है, गुस्से में गोली चल गई तो नई मुसीबत बन जाएगी, लेकिन समीर ने यकीन दिलाया कि ये सब उसको डराने के लिए। आखिर ज़ोहैब को हार मानना पड़ी। ज़ोहैब ने गाड़ी निकाली और दोनों बैंक की तरफ रवाना हो गया। उन्हें बैंक तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया था। ज़ोहैब ने गाड़ी पार की और गाड़ी से उतरा और बैंक की जानिब चल पड़ा। ये तय पाया था कि ज़ोहैब रेहान को लेकर गाड़ी में आ जाएगा, फिर बात कर लेंगे। अगर उसने समीर को देख लिया तो मसला होगा, इसलिए समीर गाड़ी में ही बैठा रहा। ज़ोहैब बैंक के अंदर दाखिल हुआ और 10 मिनट बाद अकेला ही बाहर आ गया। क्या हुआ? उसके गाड़ी में बैठते ही समीर ने पूछा। वो कल से बैंक नहीं आया, छुट्टी पर है, ज़ोहैब ने बताया। अब फिर? समीर परेशानी से बोला। एड्रेस मिल गया उसका? पहले तो बता ही नहीं रहते, कहते ऐसे हम किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ एक जानने वाला मिल गया, उसकी मदद से मालूम कर लिया। ज़ोहैब ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। गुड जॉब, समीर ने उसे थपकी दी। बस घर मिल जाए कमीना, समीर ने आहिस्ता से कहा। कुछ देर बाद वो एक कॉलोनी में थे जिसका कुछ हिस्सा तामीर हो चुका था और कुछ में अभी काम चल रहा था। उन्होंने एक तरफ गाड़ी रोकी और पैदल मतलूबा मकान तक पहुँचे। कंफर्म करने के बाद ज़ोहैब ने डोरबेल दी, जबकि समीर साइड पे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अंदर से रेहान की आवाज़ आई। कौन है भाई? ऐसे लग रहा था जैसे सो के उठा हो अभी। मैं हूँ ज़ोहैब, ज़ोहैब ने जवाब दिया। आगे से खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और रेहान नहीं था। आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। खैरियत है ज़ोहैब? वो अंदर खड़ा था, उसके चेहरे पर हैरानी के असरात थे। हाँ यार, एक काम था, बैंक गया, तुम थे नहीं, सोचा घर आ जाओ। ज़ोहैब बाहर ही खड़ा था। कैसा काम? रेहान बोला। उसने अभी तक अंदर आने के लिए नहीं कहा था, किसी को मिलवाना था, ज़ोहैब बोला और उसने समीर को इशारा किया। समीर सामने आया। उसको देखकर रेहान के तोते उड़ गए। समीर तुम? वो अभी इतना ही कह पाया था कि समीर तैश में आ गया। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ रेहान को दे मारा। वो लड़खड़ा कर थोड़ा पीछे चला गया। दोनों अंदर दाखिल हुए। ज़ोहैब ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमीने कुत्ते, समीर चला और थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। रेहान ने भी आगे से मज़ाहमत शुरू कर दी। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। आखिर समीर ने ज़ोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो दोबारा उठता, समीर पिस्तौल उसके माथे पर रख चुका था। समीर की आंखों में खून उतरा हुआ था। पिस्तौल देखकर रेहान खौफज़दा हो गया था। उसने आगे से कोई मज़ाहमत नहीं की थी। बता, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? समीर गुस्से से बोला। मैंने कुछ नहीं किया। रेहान ने अभी इतना ही कहा था कि समीर ने गन लोड कर ली। ज़ोहैब ने ये देखा तो उसे लगा कहीं गोली चला ही ना दे। नहीं समीर, ज़ोहैब ने चिल्लाकर कहा। बताओ, वरना 1 मिनट लगेगा, गोली तुम्हारे सर में से गुजर जाएगी। समीर ने ज़ोहैब की बात को नज़रअंदाज करते हुए रेहान से कहा। रेहान समीर का गुस्सा देखकर डर गया था। अच्छा बताता हूँ, रेहान बोला। ये सब खान ने करवाया, रेहान ने सांस बहाल करते हुए बताया। समीर ने यह सुना तो हैरत का शदीद झटका लगा। लेकिन क्यों? समीर ने गुस्से से कहा। वो शादी करना चाहता है रिदा से, रेहान ने बताया तो समीर शशदर रह गया। क्या बकवास कर रहे हो? समीर गरजा। सच कह रहा हूँ, मुझसे उन्होंने ज़बरदस्ती करवाया ये सब। रेहान ने झूठ बोला था, उसने पैसे लिए थे, लेकिन ये बात सच थी कि उसकी के करवा रहा था सब। तसल्ली करने के बाद वो वहाँ से निकले। अब क्या करोगे? ज़ोहैब ने पूछा। मुझे फ़ौरन वापस जाना होगा, समीर ने कहा। तो ये थी इसकी आज की तीसरी एपिसोड। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं इसकी चौथी एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।